इस वीडियो में क्लास 8 विज्ञान साइंस के ऑल चैप्टर को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला चैप्टर दिया गया है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला प्रश्न है, धान की फसल है खरीफ। खरीफ फसल में धान, मक्का, कपास तथा बाजरा आते हैं। धान के लिए तापमान जो था, धान की फसल के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तथा 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है धान फसल के लिए। चना फसल जो है, चना है रबी फसल। रबी फसल चना, सरसों, मटर, गेहूं आदि। भारत विश्व में भारत जो है विश्व में चना उत्पादक में प्रथम स्थान पे तथा राज्यों में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। चना उत्पादन में राज्यों में भारत में पहला नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। विश्व में प्रथम स्थान पे चना उत्पादन में भारत है। रबी फसल चना, सरसों, मटर, गेहूं आदि रबी फसल है। नेक्स्ट, उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक होते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों होते हैं। उर्वरक एक कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक व मानव निर्मित पदार्थ होते हैं, जिससे जिसे एक या अधिक पादप पोषकों की आपूर्ति के लिए शुष्क व द्रव रूप में मिट्टी से मिलाया जाता है, उसे उर्वरक कहते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई। खरपतवार हटाने की को निराई कहते हैं। इसमें पोषक जगह जल जल पोषक जगह और प्रकाश को स्पर्श कर फसल को वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, वह पोषक कहलाते हैं। इसका समय पोषक जो होता है, इसका सही समय पुष्पन एवं बीज बनाने के से पहले का होता है। नेक्स्ट है, अनाज का भंडारण किया जाता है। अनाज का जो भंडारण होता है, यह जूट के बोरों में, कोठियों में, धातु के मात्रों में, एफसीआई गोदाम में होता है। अनाज का भंडारण सभी माध्यम से किया जाता है। भंडारण का अर्थ होता है जब संग्रहण बड़ी मात्रा में और सही विधि से वस्तु अनाजों का रखरखाव करना होता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी देखते हैं। मिट्टी का ऐसा रंग होने का कारण क्या होता है? यह होता है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रा करते समय कई क्षेत्रों में लाल रंग की मिट्टी दिखाई देती है। मिट्टी का लाल रंग होने का कारण होता है फेरिक ऑक्साइड की प्रचुरता। यह मिट्टी पश्चिम घाट के गिरिपद क्षेत्रों, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में तथा मध्य गंगा के दक्षिण में भागों में पाई जाती है। मध्य गंगा के दक्षिण भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल, रागी, तंबाकू तथा सब्जी के लिए उपयोगी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी जो होता है, इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण इस प्रचुरता लाल दिखता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है और इस मिट्टी में जो होता है बाजरा, मूंगफली, आलू, चावल और आगे तंबाकू एवं सब्जी के लिए उपयोगी होता है यह लाल मिट्टी। छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में यह मिट्टी पश्चिम घाट के गिरिपद क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में देखा गया। मध्य गंगा के दक्षिण भाग में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल क्रिया इनमें से किसे दर्शाता है? अंतर फसल क्रिया जो है पास पास दो या दो से अधिक फसलों उगाना इंटरक्रॉपिंग अंतर फसल क्रिया कहलाती है। अंतर फसल प्रक्रिया जो होता है, यह एक ऐसी खेती होती है जिसमें पास पास दो या दो से अधिक फसल की खेती की जाती है। जैसे किसी खेत में बोए गए गन्ने की फसल का अंकुरण व वृद्धि मंद होती है, अतः इस खेती में गन्ने के साथ खाली स्थानों पर अन्य फसल जैसे सरसों, लहसुन, जाड़े में मूंग, उड़द, प्याज, गर्मी में आदि उगाई जा सकती है। इसका मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिकी प्रक्रिया के संसाधन का उपयोग करके किसी दिए गए भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना होता है। नेक्स्ट है, भारत में चाय और कॉफी की फसलों का किस श्रेणी में आते हैं? ये सभी आते हैं वृक्षारोपण फसल होते हैं। भारत में चाय और कॉफी की फसल वृक्षारोपण फसल की श्रेणी में आते हैं। भारत की फसल जो है बागवानी फसल में आता है। केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी, ये सभी बागवानी फसल है। बागवानी फसल केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक, हल्दी है, बागवानी है। नकदी फसल में जूट, कपास, गन्ना, संतरा, आम, कोको आदि। खाद्य फसल है गेहूं, जौ, धान, मक्का, दाल खाद्य फसल है। अगला, मीठी क्रांति, स्वीट रेवोल्यूशन, इसमें किसके उत्पादन में अधिक बल दिया गया था? यह शहद का। मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पादन को वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय को मुनाफा करना था। काली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया? काली मिट्टी के बारे में, यह दक्षिण पठारों से अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्से में पाई जाती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की खेती
इस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जानते हैं? यह होता है मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जानते हैं? यह होता है मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन प्रणाली एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि प्रणाली होता है। किसान पेड़ों और झाड़ियों को काटकर व उनको जलाकर जमीन को साफ करते हैं। इस जमीन पर खेती कार्य करते हैं। इस प्रकार के कृषि में खाद का इस्तेमाल नहीं होता। इसे कर्तन कृषि कहते हैं। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के पोडू द्वारा मध्य प्रदेश में बीवर एवं केरल में पोनम कहा जाता है इस खेती को। इस प्रकार की कृषि को असम में झूम कृषि कहते हैं। उड़ीसा में आंध्र प्रदेश में पोंडू, मध्य प्रदेश में बीवर एवं केरल में पूनम कहते हैं। कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को। नेक्स्ट है समुच्च जुताई क्या होता है? यह होता है समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई समुच्च जुताई कहलाता है। समुच्च जुताई समुच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई एवं भूमि के क्षरण को रोकने के लिए की जाने वाली कृषि होती तकनीक है, जिसमें भूमि की बुआई, जुताई, पुनः परिष्करण और खरपतवार नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट विटीकल्चर जो कि में किसका उत्पादन होता है? यह महाराष्ट्र में विटीकल्चर का उत्पादन ज्यादा होता है। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। उद्यान वैज्ञानिक विधि से होता है। अंगूर की बुआई, पोषण, देखरेख और फसल उत्पादन का अध्ययन होता है विटीकल्चर में। नेक्स्ट है गेहूं के अलावा निम्न में से खरीफ फसल कौन सी है? गेहूं के अलावा जो खरीफ फसल है, गेहूं गेहूं जो है यहाँ पे रबी फसल है, जबकि बाजरा, मक्का, रागी खरीफ फसल आते हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि खरीफ फसल होती है। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान दिया था? या 2007 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी दिया था 2007 में। भारत सरकार द्वारा डी डीएमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए वर्ष 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को सशक्त करना तथा किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना था। नेक्स्ट अगला है भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय जाता है एम एस स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन तथा विश्व में नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड्स ने दिया था। हरित क्रांति शब्द को सबसे पहले विलियम गॉड ने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार दिया गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने किया था। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थिति और अपशिष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी होती है, क्या उसका नाम क्या है? मक्का। मक्का का वनस्पति नाम जो होता है जी मैस एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाज की श्रेणी का आता है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाया जाता है। इसे सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया था। मक्का को सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जाता है। मक्का के उत्पादन के लिए 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री टेम्परेचर तथा 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का के लिए 25 से 30 डिग्री की तापमान और 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। मक्का का उपयोग खाद्य फसल के साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। मक्का का प्रयोग खाद्य फसल के साथ साथ पशु के चारा के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्रता के समय भारत का लगभग 75% जनसंख्या निर्भर करती है कृषि पर। स्वतंत्रता के समय भारत की 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक केंद्रीय भूमिका निभाई है। भारत में अधिकांश कृषि पद्धति निर्वाह खेती की प्रमुख कृषि थी, जहां किसान मुख्य रूप से अपने परिवार और स्थानीय समुदाय की जरूरत को पूरा करने के लिए फसल उगाते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों में उगाया जाता है? वह तिलहन का नाम है अरंडी का बीज। भारत में देश के उत्तरी और आंतरिक भागों में 3 अलग-अलग मौसम में खरीफ, रबी और जायद अतः चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण भागों में खरीफ, रबी दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। अरंडी के बीज को खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाया जाता है। अरंडी का बीज। नेक्स्ट है राज्य में अरेबिका कॉफी का उत्पादन होता है। अरेबिका कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। विश्व का भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। मुख्य मुख्य रूप से प्राकृतिक छाया में उगाई जाती है। भारत में कॉफी की 2 किस्में उगाई जाती है, अरेबिका और रोबस्टा। कर्नाटक में भारत के कुल कॉफी का 70% उत्पादन किया जाता है। कॉफी की 2 किस्में हैं, अरेबिका और रोबस्टा। कर्नाटक में भारत के कुल कॉफी का 70% उत्पादन होता है। दिए गए विकल्प में से सिंचाई की एक विधि कौन सी है? नहर जो
नहर सिंचाई की एक विधि है। नहर एक कृत्रिम चैनल है जिसका निर्माण सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए किया जाता है। विषम का चयन करें। सांकेतिक कृषि के बारे में बताया गया जिसमें खाना, छिड़काव, बुआई, जोतना तीनों कृषि से संबंधित, जबकि खाना एक अन्य प्रक्रिया है, अतः खाना सबसे अलग है। निम्न में से कौन सा वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होती है? गन्ने से प्राप्त जो होता है शहद गन्ने से नहीं होता। गुड़, खंडसारी, चीनी। गन्ना का वनस्पतिक नाम जो होता है सेस्करम ऑफिस्करम होता है। यह विश्व का एक प्रमुख नकदी फसल होता है। गन्ने से गुड़, चीनी, खंडसारी, मिश्री आदि प्राप्त होते हैं। शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से HYV बीजों के मूल्य भंडारण के लिए किया गया था। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में HYV बीजों के मूल्य भंडारण के लिए किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में बीज उत्पादन के क्षेत्र में जिम्मेदारी के लिए विशेष रूप से हाइब्रिड बीज मूल्य भंडारण के लिए किया गया था 1963 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? गेहूं जो होता है गोवा में नहीं होता, जबकि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में ज्यादा होता है। भारत में परंपरागत रूप से गेहूं की खेती मुख्यतः उत्तरी भागों में होता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार मुख्य गेहूं उत्पादक राज्य है। गोवा गेहूं का उत्पादक नहीं करता। नेक्स्ट, निम्न में से किस खेती को काटो और जलाओ विधि अपनाई गई है? या कौन सा विधि है? यह विधि है कर्तन दहन प्रणाली। कृषि को स्थानांतरित पद्धति है। इसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ कर उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसल उगाते हैं। यह पद्धति मिट्टी की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। कर्तन व दहन प्रणाली। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई का तंत्र का प्रयोग करता है? वह है बांस का मेघालय करता है। मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई विधि प्रचलित है जिसमें बांस की पाइप का उपयोग करके धारा और स्प्रिंग वाटर से छिड़काव की जाती है। स्प्रिंग वाटर से छिड़काव होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम होता है? यह फसल जो होता है जायद होता है। जायद की फसल ग्रीष्म ऋतु में फसली है। इसकी बुआई मार्च में होती है और कटाई जुलाई में होती है। जायद फसल को बोते हैं मार्च में, काटते हैं जुलाई में। इसके अंतर्गत मौसमी फल, सब्जी, चारा फसलें आती हैं। इसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूतकालीन। किसका उपयोग जो है बोरा, चटाई, रस्सी, सूतकालीन और अन्य कलाकृति बनाने में किया जाता है। और यह किस फसल की बात कर रहा है? जूट का बात कर रहा है। जूट एक रेशेदार फसल होता है जिसका उपयोग बोरा, चटाई, रस्सी, सूतकालीन तथा अन्य कलाकृति बनाने में उपयोग होता है। कृषि में गाय के गोबर का उपयोग जो होता है यह जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। जैव उर्वरक वो एक ऐसा उर्वरक है जो जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है जिसमें जैविक खाद, पशु खाद, मुर्गी पालन और घरेलू सीवेज शामिल होते हैं। गाय का गोबर भी जैविक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? रबर की फसल ध्रुवीय जलवायु में नहीं उगता है, जबकि रबर की फसल जो होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु में रबर का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन एक खाद्य फसल है? खाद्य फसल चावल है। चावल एक खाद्य फसल है। चावल उत्पादन के लिए अधिक गर्मी व अधिक वर्षा युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला चैप्टर है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं। सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करते हैं उसे क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। विषाणु सूक्ष्म जीव ही होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। इसके द्वारा जुकाम, खांसी, पोलियो तथा खसरा आदि रोग फैलाते हैं। विषाणु जो होता है वायरस से जुकाम, खांसी, पोलियो, खसरा होता है। दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध से दही बनाने में काम आते हैं। जीवाणु का उपयोग ब्रेड, सैंडविच तथा केक बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। मलेरिया रोग का कारक होता है। मलेरिया रोग का जो कारक होता है प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा होता है जो एक वाहक जनित संक्रमण रोग होता है। इसका इलाज कुनिन या आर्किमिसिनिन जैसे मलेरिया रोधी दवाओं से होता है। मलेरिया मलेरिया रोग का जो उपचार है इसका इलाज जो कुनिन या आर्टिमिसिन जैसी मलेरिया रोधी दवा से होता है। चीनी को अल्कोहल से परिवर्तित करने वाला प्रक्रम को कहते हैं किण्वन। किण्वन क्रिया द्वारा सूक्ष्मजीवों के माध्यम से शर्करा को अल्कोहल के रूप में परिवर्तित करते हैं। इसी का उपयोग मद्यकरण अर्थात शराब बनाने में किया जाता है। लुई पास्चर ने किण्वन खोज किया था। किण्वन विधि का खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण होता है यीस्ट होता है। यीस्ट खमीर का उपयोग इडली, पाव रोटी
पाव तथा पिज्जा आदि बनाने में प्रयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग होता है। ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होता है। इससे इडली एवं डोसा बनते हैं। कौन सा रसायन विषाणु वायरस के गुणन में हस्तक्षेप करता है? यह होता है एक्टिनोमाइसिन डी। एक्टिनोमाइसिन डी विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि पर अवरोध होता है जो डीएनए द्विगुणित पर जड़कर आरएनए पॉलीमरेज को बढ़ाने से रोकता है। एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक होता है जो HIV-1 की प्रतिलिपि बनने से रोकता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। कैंसर के उपचार में एक्टिनोमाइसिन डी एक प्रतिलिपि अवरोधक होता है जो HIV-1 की प्रतिलिपि को बनाने से रोक देता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। एक्टिनोमाइसिन डी का प्रयोग। विषाणु अपना प्रोटीन कोड का निर्माण करते हैं। विषाणु जो होते हैं अपना प्रोटीन कोड कैप्सिड का निर्माण पोषक कोशिका के अंदर करते हैं। कैप्सिड विषाणु का बाहरी सुरक्षात्मक आवरण है जो विशिष्ट प्रोटीन से बना होता है। चूंकि विषाणु में राइबोसोम की कमी होती है इसलिए यह प्रोटीन को संश्लेषित नहीं करता क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य अमीनो अम्ल को सहायता से प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना तथा प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया अनुवादक कहलाना होता है। नेक्स्ट है डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए आरएनए वायरस होते हैं। ये रोटा वायरस होते हैं। रोटा वायरस एक दोहरे स्टैंडर्ड वाला आरएनए वायरस है जो रेओविरिडी परिवार का सदस्य होता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखने पर वायरस की आकृति एक पहिए की तरह दिखाई देती है जिस कारण इसे रोटा वायरस के नाम से जाना जाता है। रोटा वायरस संक्रमण के सबसे सामान्य लक्षण है दस्त हो गया, बुखार, पेट दर्द और उल्टी आना। रोटा वायरस के कारण होता है। दस्त, बुखार, पेट दर्द और उल्टी शामिल है। नेक्स्ट है बाइरोन होता है। बाइरोन जो होता है यह बाइरोन न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड एक वायरल प्रोटीन कोट है जो जीनोम या तो डीएनए या आरएनए को घेरता है। न्यूक्लियोकैप्सिड स्वयं के साथ और जीनोम के साथ जुड़ने के समय सक्षम होता है। इस प्रकार जीनोम की एक बंद गुहा के अंदर पैकेजिंग करता है। वायरोन एक संपूर्ण वायरस कण है जिसमें एक बाहरी प्रोटीन खोल होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है और न्यूक्लिक एसिड का एक आंतरिक कोर होता है जिसे या तो राइबोन्यूक्लिक या डी-राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, आरएनए या डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें होता है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होते हैं। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों से अलग होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मुक्त नहीं होता है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। फाइटोलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऊर्जा निश्चित इसमें नहीं होता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस अन्य हरे पौधों की तरह अलग होता है क्योंकि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में जल का अपघटन नहीं होता है। इसके पास वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का अभाव होता है। ये ऑक्सीजन को भी मुक्त नहीं करते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में निम्न में समानता क्या होता है? जीवाणु और नीलहरित शैवाल में समानता जो है जीवाणु और नीलहरित शैवाल बीजीए दोनों एक कोशिकीय जीव हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट का मुख्य लक्ष्य होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे समांतर न्यूक्लियाइड कहा जाता है। दोनों जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में उपस्थित होते हैं। अगला है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कोशों की उपयुक्त कार्बन विलयन से धोने पर भी ग्राम स्टेम के टिके रहने का गुण किसके अधिक मात्रा में उपस्थिति होने के कारण होता है? यह होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन के कारण होता है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन ग्राम स्टेनिंग प्रक्रिया से ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव जीवाणु में भेद होता है। इसमें ग्राम पॉजिटिव जीवाणु ग्राम स्टोन को स्टोर कर लेते हैं जबकि ग्राम नेगेटिव जीवाणु इस स्टोन को स्टोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु को मेम्ब्रेन से 14 पेप्टाइडोग्लाइकॉन की मात्रा अधिक हो जाती है। किस जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टाग्लाइकोलाइन से निर्मित होती है? यह होता है जीवाणु की। जीवाणु कोशिका भित्ति एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटॉन पॉलीसेकेराइड अणु की प्रबलता होती है जिसे पेप्टाइडोग्लाइकान म्यूरिन कहा जाता है। पेप्टाइडोग्लाइन जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप से मौजूद होता है। पेप्टाइडोग्लाइकान 3 मुख्य घटक से बना होता है ग्लाइकोन, बैकोन पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। नेक्स्ट है ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है। यह जो होता है
बेसिडियोमाइसीटीज में ब्रैकेट फंजाई शामिल की गई है। ब्रैकेट फंजाई बेसिडियोमाइसीटीज में शामिल की गई है। पोलीपोर्स की बैकराइट कवक या शेल्फ कवक भी कहते हैं, और विशेष रूप से वुडी शेल्फ या बिक्रेट आकार या कभी भी गोलाकार फैलने वाली बॉडीज का उत्पादन करते हैं, जिसे शंकु कहा जाता है। बेसिडोमाइसीटीज का शरीर तंतुमय, सेप्टस और डाइक्रिएटिक होता है। बेसिडोमाइसीटीज के कुछ सामान्य उदाहरण हैं मशरूम, ब्रैकेट कवक, पंप बॉल और टोडस्टूल आदि हैं। बेसी बेसिडियोमाइसीटीज के कुछ सामान्य उदाहरण हैं मशरूम, ब्रैकेट कवक, पफॉल और टोडस्टूल आदि हैं। निम्न में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? यह जो है बोडो मिश्रण कपूर सल्फेट CuSO4 और क्विकलाइम CaOH हॉल 2 का मिश्रण है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इसका कवकनाशी के रूप में बोडो मिश्रण कॉपर सल्फेट और क्विकलाइम का मिश्रण होता है। इसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा, आलू का पत्ता कर्ल और सेब की पपड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस मिश्रण का आविष्कार ए मिलाडेंट ने किया था। ए मिलाडेंट के द्वारा किया गया था। ए मिलाडेंट के द्वारा जो कवकनाशी का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है बोडो मिश्रण में निम्नलिखित में से किन दो धातुओं के लवण होते हैं? इसमें जो धातु होते हैं वह कैल्शियम और कॉपर होते हैं। बोडो मिश्रण कॉपर सल्फेट CSO4 चूना CaOH2 और पानी का मिश्रण है। इस घोल को लाइमस्टोन के घोल कर मिलाकर तैयार किया जाता है। मिश्रण तैयार करने के तुरंत बाद इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि यह भंडारण पर खराब हो जाता है। बोडो मिश्रण एक फंगस नाशी दवा है जो डाउनी मिल्ड्यू, ब्लाइस्ट, व्हाइट डस्ट रोग आदि में विरुद्ध विशिष्ट होता है। बोडेक्स मिश्रण खोजा गया था मिलाडेट के द्वारा बोडोमक्स मिश्रण खोजा गया था। कौन सी शैवाल भोजन को क्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है? यह होता है लाल शैवाल। लाल शैवाल जो होता है रोडोफाइस्ट भोजन को क्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संग्रहित करता है। यह एक प्रकार का भंडारण ग्लूकोन है जो क्लोरोप्लास्ट के बाहर दाने के रूप में साइटोसोल में संग्रहित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में स्थिर कार्बन के लिए प्राथमिक सिंक के रूप में कार्य करता है। यह संरचना में एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन के समान होता है और अल्फा लिंक्ड ग्लूकोज पॉलीमर से बना होता है। कौन सी शैवाल लार्विसाइडल लार्वा को मारने वाली होती है? वह शैवाल का नाम है ओसिलेटोरिया होता है। ओसिटोलोरिया एक लार्विसाइडल शैवाल होता है। यह फिलामेंट साइनोबैक्टीरियम का एक जीनस है जो अक्सर मीठे पानी के वातावरण में पाया जाता है। जैसे ही हॉट स्प्रिंग धारा नीला दिखाई देता है। अधिकांश नीले हरे शैवाल में बायोटॉक्सिन होते हैं जो लार्विसाइडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। ओसिलेटोरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करता है। इसके फिलामेंट की दोलन गति से संदर्भित होता है। नेक्स्ट है गांगोसाइरा अवस्था किस शैवाल में पाई जाती है? यह वाउकेरिया में पाया जाता है। वाउकेरिया में ग्रांगोसाइरा अवस्था वाउकेरिया के जीवन काल में पाई जाती है, जो क्लोरोफाइसी का सदस्य है। कुछ प्रजातियों में जीवाणु कई छोटी संरचनाओं में विभाजित होती है जिन्हें सिस्ट कहते हैं। इस स्तर पर जब वाउकेरिया के फिलामेंट में बीज सिस्ट से विभाजित हो जाती है तो फिलामेंट एक अन्य शैवाल ग्रानगोसाइटा जैसे दिखाई देता है, इसलिए इस चरण को ग्रानगोसाइटा चरण कहते हैं। निम्न में से शैवालों में से किस एक शैवाल को ताराकृत क्लोरोप्लास्ट कहते हैं? यह शैवाल का नाम है जिग्नमा है। जिग्नमा एक क्लोरोफाइसी का सदस्य है जिसे स्लेट टाइप का क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि एनाबेना साइटोमेना क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है। नेक्स्ट है कैंट्रेंसिया अवस्था किसमें पाई जाती है? यह होता है बर्टेकोर्पस में। कैंटेनिया अवस्था बर्टेकोर्पस में पाई जाती है जो लाल शैवाल का उदाहरण होती है, जिसे जुवेनाइल अवस्था भी कहते हैं। जुवेनाइल अवस्था में नेक्स्ट पैक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है? यह होता है स्पाइरोगैला
की कोशिका भित्ति में, एस्पेराडोगाइला की कोशिका भित्ति में पेक्टोज पाई जाती है। पेक्टोज किसकी कोशिका भित्ति में? एस्पेराडोगाइला की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। एस्पेराडोगाइला की कोशिका भित्ति में पेक्टोज पाया जाता है। जीनस एस्पेराडोगाइला ताजे पानी के आवास जैसे तालाब, झीलों आदि में मौजूद मुक्त तैरते हरे शैवाल होते हैं, जिन्हें आप आमतौर पर वाटर सिल्क या पांड सिल्क के रूप में जाना जाता है। एस्पेराडोगाइरा की प्रत्येक कोशिका दो परतों वाली कोशिका भित्ति से घिरी होती है, जिसकी बाहरी परत में पेक्टोज होता है। पेक्टोज की सबसे बाहरी परत पेक्टिन में बदल जाती है और पानी में घुलकर म्यूसिलेज बनाती है, जो फिलामेंट को घेर लेता है और म्यूसिलाइजेनस खोल बनती है। अगला है, शैवाल का मुख्य समूह में वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? यह होता है विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर। वर्णक के प्रकार के आधार पर शैवाल को प्रमुख समूहों में बांटा गया है। क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल, इसमें क्लोरीन ए और क्लोरोफिल बी जैसे वर्णक होते हैं। क्लोरोफाइसी या हरे शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी वर्णक होते हैं। जियोफाइसी या भूरे शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और फियोक्सेथिसिन जैसे वर्णक होते हैं। फायोफाइसी या भूरे शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी और फ्यूकोएंथिक्सिन जैसे वर्णक होते हैं। अगला चैप्टर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना, जिसमें है तीनों युग्म सही दिए गए हैं। बहुलक जो होते हैं दीर्घ श्रृंखला अणु होते हैं। बहुलक दीर्घ श्रृंखला अणु होते हैं बहुलक। संश्लेषित रेशे जो होते हैं मानव निर्मित रेशे को संश्लेषित रेशा कहते हैं। अजैविक निर्वीकरण हानिकारक पदार्थों का संघनन होता है। बहुलक दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई जिसमें बड़ी संख्या में अणु रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अजैव निर्वीकरण वह पदार्थ जो हवा, जल और बैक्टीरिया की कार्रवाई में हानिरहित पदार्थों में विघटित नहीं होते हैं। संश्लेषित रेशा जो होता है सरल छोटे अणुओं से मानव निर्मित रेशा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बहुलकों के बारे में सही कथन बताना है। इसमें जो होगा, यह एक दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई है जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु होते हैं। छोटे अणु एकलक होते हैं। बहुलक प्राकृतिक तथा संश्लेषित होते हैं। बहुलक जो होते हैं प्राकृतिक और संश्लेषित होते हैं। एक दीर्घ श्रृंखला जैसी इकाई जिसमें बड़ी संख्या में छोटे अणु रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं को बहुलक कहते हैं। छोटे अणु जो एक बहुलक की श्रृंखला बनाने के लिए जुड़ते हैं उन्हें एकलक कहा जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले बहुलक को प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए सेलुलोज, रेशम, ऊन, प्रोटीन आदि प्राकृतिक बहुलक हैं। जो बहुलक छोटे अणुओं से प्रयोगशाला के कारखानों में बनाए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित या संश्लेषित बहुलक कहते हैं। उदाहरण के लिए नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेयॉन और टेफ्लॉन संश्लेषित बहुलक है। संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है नायलॉन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, रेयॉन और टेफ्लॉन है। नेक्स्ट, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित दिया गया है? इसमें तीनों कथन सही है। रेयॉन जो था वस्त्र उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नायलॉन मछली पकड़ने के जाल बनाने के लिए उपयोग होता है। पॉलिस्टर वस्त्र निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। जिसमें रेयॉन का उपयोग होता है कपड़ा बनाने के लिए, वस्त्र में, कालीन के निर्माण में, टायर कार्ड के निर्माण में, पट्टी और सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने में रेयॉन का उपयोग होता है। नायलॉन का उपयोग होता है नायलॉन। टायर कोडों, कपड़ों और रस्सियों के निर्माण में नायलॉन का प्रयोग होता है। मछली पकड़ने के जाल, पैराशूट, रस्सी बनाने के लिए, चादर बनाने के लिए ब्रश के बेस्टल, साड़ी, मोजे, टेकनाई बनाने में, लोचदार होजरी बनाने के लिए, मशीन पार्ट बनाने के लिए पॉलिस्टर का उपयोग होता है। मशीन पार्ट्स बनाने के लिए पॉलिस्टर का उपयोग होता है। साड़ी, ड्रेस सामग्री, पर्दे के कपड़े आदि निर्माण के लिए प्रयोग होता है इसका। अन्य रेशे के साथ मिश्रण बनाने के लिए, जैसे कपास के साथ टेरिलीन का मिश्रण टेरिकोट होता है। ऊन के साथ टेरीवूल देता है। मिश्रण से बने कपड़े पहनने से अधिक आरामदायक होते हैं। पाल नौकाओं के लिए पाल बनाने में प्रयोग होता है। अग्निशामक के लिए जल की नली बनाना इसका प्रयोग होता है। हस्तांतरित कन्वेक्टर बेल्ट बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, उपयुक्त में संश्लेषित रेशों में से विषय में सही कथन बताया गया। कौन सा कथन सही है? 2। संश्लेषित रेशे टिकाऊ होते हैं, वे सस्ते होते हैं, वे गीले नहीं होते हैं। संश्लेषित रेशे बहुत अविलक्षण गुण इसके। संश्लेषित रेशे गीला नहीं होता, अतः संश्लेषित रेशा से बनने कपड़े शीघ्र सूखते हैं
सूखा होता है, गीला नहीं सूखा होता है संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशे टिकाऊ होते हैं यानी सिंथेटिक रेशे से बने कपड़े होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। संश्लेषित रेशे को बहुत महीन मोटाई तक खींचा जा सकता है, इसलिए हल्के वजन वाले भी होते हैं। फलस्वरूप संश्लेषित रेशे के बने कपड़े पतले हैं और इसलिए हल्के वजन वाले होते हैं। अगला इसमें संश्लेषित रेशे मजबूत होते हैं, उच्च उच्च तनन शक्ति वाले और घर्षण प्रतिरोधी होते हैं। फलस्वरूप संश्लेषित रेशे से बने कपड़े लंबे समय तक चलने वाले और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। संश्लेषित रेशे सस्ते होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के लिए सही कथन का चुनना है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में जो बताना है, ये तीनों कथन सही है। ये क्रॉस लिंकिंग बहुलक नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो होता है क्रॉस लिंकिंग बहुलक नहीं होता है। इन्हें कई बार संशोधित किया जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कई बार संशोधित किया जाता है। पॉलीथीन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। पॉलीथीन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। थर्मोप्लास्टिक दीर्घ श्रृंखला बहुलक है जिसे कोई क्रॉस लिंकिंग नहीं होता है। तापन भी श्रृंखला के बीच कोई क्रॉस लिंकिंग उत्पन्न नहीं कर पाता है। थर्मोप्लास्टिक को कई बार संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि होते हैं। सही सम्मिलित किया गया। पॉलीथीन जो होता है एथिलीन बहुलक है। एथिलीन बहुलक को पॉलीथीन कहते हैं। बेकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। बेकेलाइट को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मेला मेला मेलालाइन को थर्मोसेटिंग बहुलक कहते हैं। थर्मोसेटिंग बहुलक मेलालाइन होता है। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। पॉलीथीन जो होता है एथिलीन बहुलक होता है। पॉलीथीन या पॉलीथीन उच्च तापमान, उच्च दबाव और तक उत्प्रेरित की उपस्थिति में एथिलीन से प्राप्त होता है। पॉलीथीन एक थर्मोप्लास्टिक बहुलक है और यह किसी भी आकार में कई कई बार ढाला जा सकता है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। एक बार आकार में सेट होने के बाद बेकेलाइट द्रवित नरम नहीं होते हैं और अपने आकार को बनाए रखते हैं। बेकेलाइट को एक उत्प्रेरक मेनाकाइन की उपस्थिति में फिनोल्फिनाइड के साथ फिनोल की अभिक्रिया के साथ प्राप्त होता है, जो कि एक थर्मोसेटिंग बहुलक भी है। यह कठोर और एक उच्च पॉलिश बहुलक है। मेला मेलामाइन का उपयोग अटूट रसोई के बर्तन और सजावटी वस्तु को बनाने में होता है। नेक्स्ट बेकेलाइट होता है एक रोधक इंसुलेटर होता है। बेकेलाइट इंसुलेटर होता है, रोधक होता है। बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है। इसका उपयोग कुचालक पदार्थों के रूप में होता है। यह एक प्रकार का अचालक नॉन कंडक्टिव होता है। पदार्थ का कार्य करता है। बिजली के झटके से सुरक्षित के लिए केबल इंसुलेटर का कार्य करता है। केबल जो होता है इसका कुचालक पदार्थ लकड़ी, रबर, बेकेलाइट आदि होते हैं। बहुप्रयोग प्लास्टिक को पानी की बोतल बनी होती है या बेकेलाइट की होती है। बहु प्लास्टिक की पानी की बोतल पॉलीथीन की बनी होती है। सॉरी, पॉलीथीन की बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपेलीन प्रोपेलीन आदि बहुलक की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं उसे प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक वह पदार्थ होता है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और जिसे आसानी से सांचे में डाला जा सकता है। न चिपकने वाले बर्तन का किसका लेप चलाया जाता है? इस पे जो होता है टेफ्लॉन का लेप। टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय एवं उष्मा प्रतिरोधी बहुलक होता है। टेफ्लॉन का पृष्ठ बहुत चिकना होता है जिससे कोई वस्तु चिपकती नहीं है। इस प्रकार इस गुण के कारण कुकिंग बर्तन न चिपकने वाले पर टेफ्लॉन का लेप चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है पॉलीमर का उपयोग जो होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड के रूप में पॉलीमर का उपयोग फर्श की टाइल बनाने में प्रयोग होता है। फर्श का पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी एक ताप सुघट्य पदार्थ है। पीवीसी से पाइप, फर्श पर बिछाने वाले चादर, टाइल्स, दरवाजे, केबल, इंसुलेटर आदि बनाने में प्रयोग होता है। क्योंकि नायलॉन मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा था, इसका उपयोग दांत के ब्रश, पैराशूट के कपड़े, पर्वतारोही हेतु रस्सी, मछली पकड़ने वाला जाल आदि का प्रयोग होता है। इसमें प्रयोग हम लोग जो करते हैं यह नायलॉन का प्रयोग होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथेन का बहुलक होता है। आजकल 2 पहिए व 4 पहिए वाहन में पेंट की सुरक्षा के लिए इस पर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है ताकि पेंट पर स्क्रैच ना लगे। नेक्स्ट है बेकेलाइट जो होता है एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पॉलीमर है जो तापमान बढ़ने पर मुलायम तथा तापमान घटने पर कठोर हो जाता है। इसके उदाहरण होते हैं पॉलीस्टीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रयोग बिजली के स्विच और बर्तन बनाने में हत्थे बनाने में प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट का पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। का पूर्ण रूप पीवीसी का पूर्ण रूप होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी वाइनिल वाइनिल
क्लोराइड के बहुलक से प्राप्त होता है। इसका उपयोग बिजली के तार को कटिंग, पतली चादरें, फिल्म एवं बरसाती सीट कवर करने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, चालक तार की पीवीसी द्वारा कटिंग करने से रोका जाता है इसको। यह होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक अक्रिस्टलीय ताप सुगंधित कठोर पदार्थ होता है जिस पर रासायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉलीथीन एवं पॉलीप्रोपिलीन के बाद एक तीसरा सर्वाधिक उत्पादित प्लास्टिक होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। पीवीसी बहुत विद्युत उदासीन होता है, इसलिए इसका प्रयोग तार को कोटिंग के लिए किया जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। नेक्स्ट, नायलॉन और पॉलिएस्टर जैसे रेशे को रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं कहलाते हैं, वे सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। संश्लेषित सिंथेटिक रेशे या कृत्रिम रेशे को मानव निर्मित रेशा भी कहते हैं, इसे मनुष्य द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित सिंथेटिक रेशे बहुलक कहलाते हैं। संश्लेषित सिंथेटिक रेशे को रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाया जाता है। संश्लेषित या सिंथेटिक रेशे का उदाहरण है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि होते हैं। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक में जो होता है एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन गैस का उपयोग प्लास्टिक, रबर और फाइबर बनाने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक एक कार्बनिक पदार्थ है। इसके उत्पादन में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक उत्पाद सेलुलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल होते हैं। सेलुलोज, कोयला, प्राकृतिक गैस और कच्चा तेल ये सभी उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है। हालांकि फायरमैन की वर्दी को आग रोधी बनाने के लिए उसमें कौन सा प्लास्टिक कोटिंग की जाती है? उसमें मिलाते हैं मेलामाइन मिलाया जाता है। संशोधित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेता है, इसलिए फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। मेलामाइन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल अग्निरोधक वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होता है। मेलामाइन का प्रयोग कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? यह जो है रेयॉन है। कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे कई सरल अणुओं के संयोग से बने होते हैं। बहुलक को उदाहरण के लिए रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर इत्यादि। सेलुलोज के बने कृत्रिम रेशों को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन का उपयोग कपड़ा बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। जूट, पटसन, लिनन, रेशम इत्यादि प्राकृतिक रेशे हैं। जूट, पटसन, लिनन, रेशम प्राकृतिक रेशे हैं। लिनन को अलसी से प्राप्त किया जाता है। पहला मानव निर्मित संश्लेषित रेशा का नाम क्या था? नायलॉन। पहला मानव निर्मित रेशे का नाम था नायलॉन था। यह एक थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है जिसे रेशे, परतों तथा अन्य आकार में ढाला जाता है। नायलॉन अधिक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, इसका प्रयोग दांत का ब्रश, वस्त्र, मोजे इत्यादि में प्रयोग होता है। नायलॉन का प्रयोग होता है। अगला चैप्टर है धातु पदार्थ, धातु और अधातु है। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे फास्ट में। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? किसे पिघलाकर नया रूप दे सकते हैं? यह होता है लोहा। लोहा एक धातु है जिसका तथा धातुओं के आघात वर्धनीयता गुण होता है। पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। इसका गलनांक 1540 डिग्री सेल्सियस। लोहा का गलनांक जो होता है 1540 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक, लोहा का क्वथनांक 3000 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक 3000 डिग्री सेल्सियस है और गलनांक लोहा का 1540 डिग्री सेल्सियस होता है। किसको पीटकर चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? या जिंक जिंक वह सल्फर को हो सकता है। जिंक एक धातु है जो सभी धातुओं में आघात वर्धनीयता पाई जाती है। जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है तथा क्वथनांक 907 डिग्री सेल्सियस। जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक 907 डिग्री सेल्सियस होता है। स्टील पर जिंक की कोटिंग किया जाता है क्योंकि जिसे गल्वनाइजेशन कहते हैं, जिससे जंग नहीं लगता है। लोहा में जिंक का पेंट किया जाता है। किसको पतले तार में परिवर्तित कर सकते हैं? यह सोना होता है। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु मानव रक्त में पाई जाती है? लोहा। मानव शरीर में लोहे अर्थात आयरन पाए जाते हैं। हेमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है अर्थात यह एक जीवित ऊतक होता है। मानव शरीर में लगभग 0.004% होता है लोहा। जल की कठोरता का उपयोग दूर करने के लिए करते हैं हम लोग धोवन सोडा का। जल की कठोरता धोवन सोडा का दूर करने के लिए किया जाता है। धोवन सोडा जो था सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2O का अन्य उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योग में किया जाता है।
अल्कोहल अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण करता है? यह हाइड्रोजन का। अल्कोहल जो होता है सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट, लवण जल में विद्युत अपघटन के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न करती है? लवण जो होता है यह हाइड्रोजन गैस करता है। लवण जल के विद्युत अपघटन के दौरान हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है? यह होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन गैस का ऊर्जा मान कैलोरी मान सबसे अधिक होता है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या जो होती है 2 होती है। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करते हैं वह होते हैं हाइड्रोजन। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 होती है। वायुमंडल में बहुत कम मात्रा 0.02% ओजोन होता है। वायुमंडल की ऊपरी परत में ओजोन परत के रूप में सूर्य के पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी पर जीवन जीवन बचाती है तथा इसका निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव स्वरूप होता है। यहाँ समुद्री वायु में उपस्थिति होता है। समुद्री वायु में भी ओजोन पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने अणु ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यह होते हैं 2। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। 2 ऑक्सीजन अणुओं को 2 निरूपित करता है। यह जो होता है 2 होता है इसमें परमाणु को। ऑक्सीजन ऑक्सीजन पी ब्लॉक का तत्व होता है। इसका खोज जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने किया था। ऑक्सीजन का खोज पी ब्लॉक का तत्व है जिसे जे प्रिस्टले और C.W. सेले ने किया था। वायुमंडल में स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन मिलता है। 2 ऑक्सीजन तत्व के 2 परमाणु को दर्शाता है। और O2 का आणविक द्रव्यमान होता है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान जो होता है 32 होता है। आणविक द्रव्यमान जो होता है किसी पदार्थ के सभी संघटन परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग आणविक द्रव्यमान कहलाता है। जैसे O2 का आणविक द्रव्यमान जो होता है यह O2 का आणविक द्रव्यमान 16 × 2 32 होता है। और 16 ऑक्सीजन जो होता है का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। ऑक्सीजन के अणु में होते हैं ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा संयोजक बंधन होता है। ऑक्सीजन O2 में एक अणु के एक दोहरी संयोजक बंधन होते हैं। कौन सा एक अधातु है? अधातु जो इसमें है नाइट्रोजन एक अधातु है। नाइट्रोजन अधातु का गुण है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थ को ऑक्सीकृत कर रोकने के लिए प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। खाद्य सामग्री पैकेट में ऑक्सीजन को बचाने के लिए ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। नाइट्रोजन का मुख्य उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायन उदाहरण के लिए कैल्शियम साइनाइड का निर्माण से होता है। जहाँ अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहाँ भी इसका उपयोग होता है जैसे लोहा और स्टील उद्योग। अभिक्रियाशील रसायन के लिए भी अक्रिय तनुकरी द्रव नाइट्रोजन का उपयोग जैसे जैविक एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में क्रॉस सर्जरी में भी नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीकरण से बचने के लिए आलू के चिप्स में नाइट्रोजन मिलाया जाता है। लेड नाइट्रोड को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग का गैस का नाम बताइए। वह गैस होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, वह पहला तत्व कौन सा था जिसका रासायनिक खोज हैंगिंग ब्रॉड द्वारा किया गया था? वह था फास्फोरस। फास्फोरस का खोज वह पहला तत्व फास्फोरस था जिसका रासायनिक खोज हैंगिंग ब्रॉड द्वारा किया गया था। हैंगिंग ब्रॉड एक जर्मनी व्यापारी एवं फार्मासिस्ट थे जिनका जन्म 1630 में हुआ था और वह 1710 के आसपास मृत्यु हो गया जिन्होंने फास्फोरस का खोज किया था। नेक्स्ट, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बच सके। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। इसमें लहसुन जैसी गंध होती है। यह विषैला पदार्थ होता है। जल में घुलनशील किंतु कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड CH2 में घुलनशील होता है। यह हवा में स्वतः जल जाता है अतः इसे जल में डुबाकर रखा जाता है। फास्फोरस को जल में डुबा कर रखते हैं। धोवन सोडा के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया? धोवन सोडा जो है कांच के निर्माण के लिए धोवन सोडा का प्रयोग होता है। सही दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। इसे धोवन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग कांच के निर्माण के लिए किया जाता है। वाशिंग सोडा का बड़े पैमाने पर उत्पादन लेब्लांस विधि, सैल्वे विधि तथा वैद्युत विधि द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग जल को खारापन दूर करने में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, प्रयोगशाला में प्राकृतिक रूप से तथा सीसा, साबुन, कागज, प्लास्टिक, सोडा आदि उत्पादन में होता है। वाशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है।
वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्रिस्टलीय अवस्था में वॉशिंग सोडा में क्रिस्टलन जल होता है। वॉशिंग सोडा में अपॉर्जनिक का गुण होता है। कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? बेकिंग सोडा का उपयोग जो है विरंजन क्रिया या नहीं है, जबकि बेकिंग पाउडर बनाना बेकिंग सोडा का उपयोग है प्रत्यन एंटासिड के घटक में होता है। सोडा एसिड अग्निशामक में भी होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में प्रतिम्ल में एक घटक के रूप में सोडा एसिड अग्निशामक में होता है, किंतु विरंजक क्रिया में इसका उपयोग नहीं होता है। विरंजक क्रिया के लिए ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। धौवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? धौवन सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। धौवन सोडा क्षारीय प्रकृति का होता है। धौवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, अतः यह क्षारीय होता है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता एवं क्षारीयता को मापता है। यदि पीएच मान 7 से कम तो अम्लीयता होगा, ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन विलयन होता है। जल जैसे उदाहरण के लिए जिप्सम जिस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं जिप्सम। जिप्सम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 से 393 केल्विन पर गर्म करके किया जाता है। जिप्सम का निर्माण जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 से 393 केल्विन पर गर्म करके किया जाता है। जिप्सम को 73 से 393 केल्विन पर गर्म करने से वो पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस उत्पाद को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम को 373 से 393 केल्विन पर गर्म करके किया जाता है। जिप्सम को 373 से 393 केल्विन पर गर्म करने पर वह पानी के अणुओं को खो देता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। इस उत्पाद को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस रासायनिक यौगिक को संगमरमर कहते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। संगमरमर चूना पत्थर से निर्मित एक यांत्रिक चट्टान होता है। इसका उपयोग सीमेंट उद्योग तथा भवन निर्माण में प्रयोग होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? उस समय एक जल जो होता है यह कठोर पिंड के रूप में जम जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल में मिलाते हैं तब वह ठोस पिंड के रूप में जम जाता है, जिसे जिप्सम कहते हैं। जिप्सम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस सल्फेट लवण भी इसे कहते हैं। कठोर द्रव में जिप्सम बन जाता है CaSO4 हाफ H2O। कौन सा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलन प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला खनिज है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से दीवारों और छतों को कवर करने के लिए उपयुक्त वॉल बोर्ड के निर्माण में किया जाता है? वह होता है जिप्सम। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से बना एक मृदु निर्जलित प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला खनिज है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। CaSO4 2H2O होता है। इसका उपयोग व्यापक रूप से ब्लैक बोर्ड या फुटपाथ चौक दीवार और छत को कवर करने के लिए होता है। बॉल बोर्ड के निर्माण में भी जिप्सम का प्रयोग होता है। जिप्सम का जो प्रयोग होता है इसका उपयोग व्यापक रूप से ब्लैक बोर्ड या फुटपाथ चौक बनाने के लिए, फुटपाथ चौक दीवार की छत को कवर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। बॉल बोर्ड में भी। नेक्स्ट, जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम एक नरम सल्फनेट खनिज होता है। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। कौन सा धातु तत्व उपधातु? इसमें उपधातु जो होता है समूह 14 तत्वों में, जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहते हैं। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। केवल कार्बन ही ऋणात्मक बनाता है, जिसे जर्मेनियम एक उपधातु है। जर्मेनियम जो है जिसमें जर्मेनियम उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र तत्व जो सभी परिस्थितियों में संरचना और गुणों दोनों में धात्विक होता है। सीसा एकमात्र ऐसा तत्व है जो समूह 14 का एकमात्र तत्व जो सभी परिस्थिति में संरचना और गुण दोनों में धात्विक होता है। समूह 14 तत्व जिसे कार्बन समूह और समूह के तत्व समूह भी कहा जाता है। कार्बन समूह 14 को कहते हैं। आवर्त सारणी पर तत्वों का एक समूह है। प्रत्येक तत्व में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन का। केवल कार्बन ही ऋणायन बनाता है, जिसमें जर्मेनियम उपधातु होता है। 14 समूह 14 में जर्मेनियम उपधातु है। सीसा समूह 14 का एकमात्र सीसा तत्व है जो सभी परिस्थिति में संरचना और गुण में धात्विक होता है। कौन से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन करता है? इसमें
सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धधातुएं हैं जिसे अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कभी कहते हैं क्योंकि इसमें धातुओं एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे सुचालक एवं कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम शुद्ध तत्व हैं। कुछ यौगिक अर्धचालक भी होते हैं जैसे गैलियम आर्सेनाइड या कैडमियम सेलेनाइड। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व उपधातु है? यह जो तत्व है एंटीमनी। उपधातु वे तत्व होते हैं जिसे धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं अधातु उसे उपधातु कहते हैं। उपधातुओं की कुल संख्या 7 होती है। उपधातु की संख्या 7 है जिसमें बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम आते हैं। 7 उपधातु होते हैं। 7 उपधातुओं में बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम, पोलोनियम ये सभी उपधातु हैं। 7 उपधातुओं की संख्या 7 है। कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु है? यह है जर्मेनियम। जर्मेनियम तत्व न धातु है न ही अधातु है अर्थात यह उपधातु है। उपधातु एक रासायनिक तत्व होते हैं जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातुओं और अधातुओं के बीच मध्यवर्ती होता है। उपधातुओं के अन्य उदाहरण है सिलिकॉन और आर्सेनिक। नेक्स्ट है, अधातुओं के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करना। अधातु जो होते हैं, अधातुएं प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंधन भी बनाते हैं। अधातु प्राकृतिक में विद्युत ऋणात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर बंध बनाते हैं। अधातुएं तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस में पाए जाते हैं। अधातुओं का घनत्व प्रायः कम होता है। अधातु तत्वों में कोई चमक नहीं पाई जाती है। यह यानी ताप, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातु एक गुण भंगुर होते हैं। होना इनका कार्य होता है गुण भंगुर होना। इस तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है धातु का। अधातु में ध्वनि नहीं होता है। अधातु सामान्य ताप और तरल अवस्था में नहीं पाए जाते हैं अर्थात क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है। अधातु क्लोरीन का उपयोग जीवाणुओं को खत्म करने में होता है और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल फोटोग्राफी के काम आता है। सिल्वर नाइट्रेट अधातु का उपयोग फोटोग्राफी काम में होता है। अधातु क्लोरीन जो होता है इसका उपयोग जीवाणु को खत्म करने में होता है। कौन सी उपधातु नहीं है इसमें? यह सेलेनियम उपधातु नहीं है जबकि सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी है। दिए गए विकल्प में सेलेनियम उपधातु नहीं है। सेलेनियम का परमाणु क्रमांक 34 है। इसका वर्गीकरण अधातु रूप में किया गया है। सेलेनियम की खोज 1817 ईस्वी में बर्जेलियस के द्वारा किया गया था। सेलेनियम की खोज। सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक उपधातु हैं। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है? इसमें धातु सिलिकॉन धातु नहीं है। सिलिकॉन अर्थात सिलिकॉन धातु नहीं है। सिलिकॉन जो है यह कार्बन परिवार का एक उपधातु रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के समूह 14 के अंतर्गत आता है। यह पृथ्वी के ऊपरी परत पर पपड़ी का 27.7% हिस्सा में बनता है। यह पृथ्वी के क्रस्ट में दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है जबकि पीबी, सीसा और गैलियम एवं स्कैंडियम एक प्रकार के धातु है। धातु जो है उपधातु है। सिलिकॉन जो होता है उपधातु है जबकि सीसा, गैलियम और स्कैंडियम धातु है। नेक्स्ट है, धातुओं की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। धातु ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। धातु की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है जबकि अधातु समान्तर भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। वे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे उपधातु कहेंगे। उदाहरण के लिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी है। धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाल सकते हैं? वह है तन्यता। धातु का वह गुण जिसे कारण उसे खींचकर तार के रूप में ढाल सकते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। सोना में सबसे अधिक तन्यता होती है। 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। नेक्स्ट है, धातुएं प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुएं प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होते हैं। ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातुएं चमकदार, आघातवर्धनीय एवं तन्य होती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुछ सुचालक होती है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। प्राकृतिक में धातु स्वतंत्र अवस्था में या अपने यौगिकों के रूप में पाई जाती है। धातु विद्युत धनात्मक तत्व होती है क्योंकि यह धातुओं को इलेक्ट्रॉन देकर स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाती है। अगला, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है जिसे कहते हैं वक्र। किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करती है जिसे पारमाणविक मॉडल द्वारा सिद्ध किया गया है। इसलिए किसी भी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ वक्र होता है। धातुओं के किस गुण के कारण उसे पत्थर फॉल्स बनाने में आसानी होता है? यह होता है उसमें आघातवर्धनीयता के कारण। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है।
इसका गुणधर्म को आघातवर्धनता कहते हैं। धातुओं के इसी गुण के कारण इसका आकार आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी, एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, सोना आदि में। नेक्स्ट है धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। धातुओं को पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को आघातवर्धनता कहते हैं। कौन सा धातुओं के बारे में गलत दिया गया है? धातु विद्युत के ऋणात्मक होते नहीं। धातु वे तन्य और आघातवर्धनीय होते हैं। धातु में ताप और विद्युत का सुचालक होती है। धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मौजूद होते हैं। धातु जो होते हैं मुक्त अवस्था में। कोई भी धातु वास्तविक अवस्था में तभी रहेगी जब वह मुक्त रूप से मौजूद हो। जैसे 24 कैरेट का सोना वास्तविक रूप से मुक्त अवस्था में होता है, लेकिन शुद्ध एल्युमिनियम हवा और पानी के साथ रासायनिक संयोग नहीं करता आता है, वह वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से क्या अधातुओं का भौतिक गुण नहीं है? यह केवल ठोस अवस्था में होता है। अधातु जो होता है केवल ठोस अवस्था में होता है, यह गलत दिया गया। जबकि अधातु जो होता है आघातवर्धनीय न होना और तन्यता, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। निम्न गलनांक और क्वथनांक होता है अधातु का। अधातुओं के भौतिक गुण होते हैं अधातु में विद्युत व ऊष्मा के कुचालक एवं अतन्य होते हैं। वे धातुओं को तरह कठोर न होकर भंगुर होते हैं। अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाते हैं। अधातु इसमें आघातवर्धनता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है? वह होता है अधातुओं में भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातु की संख्या 27 है। अधातुओं की संख्या 27 है। उपधातु 7 है। इनमें से 11 गैस है। 27 अधातु में 11 गैस है, 15 ठोस व 1 द्रव अवस्था में है। एक अधातु द्रव अवस्था में है, 15 अधातु जो होता है ठोस अवस्था में होता है, 11 अधातु गैस अवस्था में होते हैं। कुल 27 अधातु हैं, जिसमें से 11 गैस में, 15 ठोस में और 1 द्रव अवस्था में होता है। नोट: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि गैसीय अधातु होते हैं। ब्रोमीन द्रव अधातु है। वह सल्फर, आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस आदि ठोस अधातु हैं। अगला चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसमें दिया गया है पहला ऑब्जेक्टिव। पहला प्रश्न है कोक जो होता है कोयला सही सुमेलित करना है, जिसमें दिया गया है ये 1, 2, 3 सही है। कोक जो होता है कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन जो कोयला का शुद्ध रूप होता है। कोल तार काला पतला तरल होता है। कोल तार काला पतला तरल होता है। कोल गैस ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। कोल गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। पेट्रोल जो होता है मोटर ईंधन होता है। पेट्रोल मोटर ईंधन होता है। कोल तार जो होता है सड़क पर फेंसिंग करने के लिए प्रयोग होता है। पैराफिन जो होता है मोम वैसलीन का बना होता है। पैराफिन का मोम जो होता है वैसलीन का। पेट्रोलियम का उपयोग क्षेत्र जो होता है पेट्रोलियम जो होता है पेट्रोलियम गैस घर और उद्योग के लिए तरल रूप में ईंधन का होता है। एलपीजी का प्रयोग। पेट्रोल मोटर ईंधन विमान ईंधन सूखी सफाई के लिए विलायक होता है। केरोसिन स्टोव लैंप और जेट विमान के लिए केरोसिन ईंधन। डीजल भारी मोटर वाहन इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर में डीजल का प्रयोग होता है। चिकनाई तेल स्नेह के रूप में प्रयोग होता है। पैराफिन मोम मलहम मोमबत्ती वैसलीन आदि होते हैं। कोल तार जो होता है पेंट सड़क सरफेसिंग के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न इसमें दिया गया प्राकृतिक गैस के कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक गैस जो है पाइप के माध्यम से परिवहन करना आसान होता है। यह कई रासायनिक और उर्वरक के विनिर्माण के लिए प्रारंभिक सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। प्राकृतिक गैस जो है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा नदी गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। अगला है निम्नलिखित में से सीएनजी के बारे में जानकारी दिया है। सीएनजी जो होता है सीएनजी जो है यह स्वच्छ ईंधन है। सही है। इसे सीधे घरों कारखानों में जलाने से इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएनजी जो है सीएनजी प्राकृतिक गैस है। उच्च दबाव में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में संग्रहित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इसे परिवहन वाहन के ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषण फैलाता है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसका उपयोग सीधे जलने वाले घरों और कारखानों में किया जा सकता है, जहां इस पाइप के माध्यम से आपूर्ति की जा सकती है। बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ हिस्सों में इसका स्थान पाइपलाइनों से नेटवर्क में फैला दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें दिया गया कथन सही जो है संरक्षण अनुसंधान संघ युक्ति के लिए सही कथन दिया गया है। वाहन
का अनियमित रखरखाव सुनिश्चित करना, सही टायर दबाव सुनिश्चित करना। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अधिनियम (पीसीआरए) को लोगों को सलाह देता है कि वाहन चलाते समय पेट्रोल, डीजल ईंधन का बचत कैसे करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर द्रव, गैस और ठोस रूप में मौजूद है, जिसे ईंधन के रूप में परिशिष्ट किया जाता है, वह है कोयला। कोयला हाइड्रोकार्बन का जटिल मिश्रण होता है जो पृथ्वी पर द्रव, गैस या ठोस के रूप में मौजूद होता है, जिसे ईंधन के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। कोयला तीनों रूप में पाया जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? यह एंथ्रेसाइट कोयला में होता है ज्यादा कार्बन की मात्रा। कार्बन और नमी की मात्रा के आधार पर कोयले की उच्चतम और न्यूनतम गुणवत्ता वाले किस्म का नाम बताया गया है। यह एंथ्रेसाइट उच्चतम कोयला, न्यूनतम कोयला लिग्नाइट होता है। किस ईंधन निम्नलिखित में से किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है? वह ईंधन का नाम है ताप विद्युत संयंत्र ईंधन में जो होता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है, जबकि प्राकृतिक व कोयले गैस ईंधन का प्रयोग ताप विद्युत संयंत्र में किया जाता है। इस प्रकार ईंधन तेल का उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में नहीं किया जाता है। पेट्रोलियम के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या एथेनॉल का उपयोग। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में एथेनॉल का प्रयोग होता है। किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? यह होता है प्राकृतिक द्रवित गैस एलपीजी। सामान्यतः घरों में ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन, संतृप्त व असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रोपेन व ब्यूटेन का मिश्रण होता है। प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है जो सामान्य ताप पर उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। सामान्य ताप एवं उच्च दाब पर द्रव अवस्था में सिलेंडर में भरा जाता है। इसी विशेष प्रकार की गंध स्वतः एलपीजी गैस के कारण नहीं, बल्कि उसमें मिलाए गए दुर्गंध पदार्थ जैसे इथिल मरकप्टन, C2H5SH होता है, C2H5SH आदि के कारण होता है, ताकि रिसाव होने पर आसानी से पहचाना जा सके। अगला है, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड कहलाते हैं। यह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने के उपरांत नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, जो वर्षा के जल से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर अम्लीय वर्षा होती है। ठोस कोयला को तरल कार्बनिक हाइड्रोकार्बनिक में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को कहते हैं द्रवीकरण कहते हैं। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया द्रवीकरण कहते हैं। यह वाष्पन या वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। वाष्पन में द्रव पदार्थ वाष्प में बदल जाते हैं, लेकिन द्रवीकरण में वाष्प द्रव में बदलता है। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम है कि ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होता है नाइट्रोजन और सल्फर। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट है, किसका प्रयोग यह जो होता है एथेनॉल का प्रयोग कार और पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल एक अल्कोहल है। एथेनॉल को एथिल अल्कोहल भी कहते हैं। इसका अणुसूत्र C2H5OH होता है। एथेनॉल का उपयोग मोटर गाड़ी, कारों में पेट्रोल के साथ मिश्रित करके इथीन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से गन्ने की फसल में होता है। इसी प्रकार जब अल्कोहल को पानी में पानी में बात आती है तो पीने की बात आती है तो केवल एथेनॉल या एथिल अल्कोहल ही पीने योग्य होता है, जबकि एथिल अल्कोहल जहरीला होता है। इसे पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब मेथिल अल्कोहल जहरीला होता है, इसे पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जबकि एथेनॉल अल्कोहल पीने योग्य है। एथेनॉल जो होता है पीने योग्य होता है, लेकिन मेथनॉल पीने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, दहन और ज्वाला। इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे फास्ट में, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है निम्नलिखित कथनों में से प्रज्वलन तापमान के लिए सही कथन जो दिया गया है, यह सबसे कम तापमान होता है। इसके रासायनिक स्वभाव पर निर्भर करता है। इसमें किंडल तापमान भी कहा जाता है। प्रत्येक दहनशील पदार्थ को आग पकड़ने से पहले एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाना चाहिए। आग पकड़ने से पहले किसी पदार्थ को सबसे कम तापमान पर गर्म किया जाना चाहिए, जिसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। प्रज्वलन तापमान को क्यूइल तापमान भी कहते हैं। किसी पदार्थ का प्रज्वलन तापमान उसके रासायनिक स्वभाव पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से आग बुझाने के संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सही कथन जो इसमें बताया गया कौन है? यह जो सही कथन जिसमें दिया गया है, तीनों कथन सही है। यह ऑक्सीजन की तुलना में भारी होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यह विद्युत उपकरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक होता है। बिजली से चलने वाले उपकरण और पेट्रोल में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण आग को कंबल की तरह ढक लेता है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क कट जाता है, इसलिए आग पर नियंत्रण को किया जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ
यह है कि ज़्यादातर मामलों में यह विद्युत उपकरण का नुकसान नहीं पहुँचाता है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित जो दिया गया तीव्र दहन जो होता है गर्मी और प्रकाश पैदा करता है। तीव्र दहन से गर्मी प्रकाश पैदा नहीं होता है। दूसरा है स्वतः दहन फास्फोरस में होता है। विस्फोटक कोयला की धूप से विस्फोटक हो जाता है। तेजी गैस तेजी से चलती है और गर्मी की ओर प्रकाश पैदा करता है। इस तरह दहन को तीव्र दहन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मोमबत्ती के लिए सही कथन का चयन करना है। जो है तीनों कथन सही है। अंतरम क्षेत्र में काला होता है, मध्य क्षेत्र में पीला होता है, बाहरी क्षेत्र में नीला होता है। मोमबत्ती का जो ज्वाला होता है उसके मोमबत्ती के ज्वाला का अंतरम क्षेत्र में काला, मध्य क्षेत्र में पीला, बाहरी क्षेत्र नीला दिखता है। सबसे गर्म भाग होता है, सबसे गर्म भाग पूर्ण दहन वाला पूर्ण दहन वाला बाहरी क्षेत्र नीला होता है मोमबत्ती का। मध्यम रूप का भाग गर्म गर्म करने पे जो होता है आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला होता है। कम गर्म भाग होता है नीचे वाला कम गर्म बिना दहन वाले मोम का अंतरिम भाग काला होता है। मोमबत्ती नीचे है। पूर्ण दहन वाला भाग नीला होता है, आंशिक दहन वाला भाग पीला होता है, बिना दहन वाला मोम काला रंग का होता है। कौन सा कैलोरी मान के लिए सही क्रम दिया गया है? कैलोरी मान के लिए सही क्रम जो है यह है गाय के गोबर के उपले का कैलोरी मान जो था 6000 से 8000 होता है। गाय के गोबर के उपले का मान 6000 से 8000 होता है। लकड़ी का 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, मिट्टी के तेल का 45000, डीजल का 45000, मीथेन का 50000, सीएनजी का 50000, एलपीजी का 55, बायोगैस का 35,000 से 40,000, हाइड्रोजन का जो होता है 1,50,000 होता है। 1,50,000 हाइड्रोजन का होता है, कैलोरी मान होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर है पौधे और जंतुओं के संरक्षण, वन ऑर्गेनोल के बारे में बताया गया इसमें। इस चैप्टर के पौधे और जंतुओं के संरक्षण इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न कारक धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का प्रजाति उनमें आपसी संबंध को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जैव विविधता कहते हैं। अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में माना जाता है उपयुक्त सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि करना, शिकार करना, चारागाह करना। कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? वह है गेंडा, बाघ, ब्लू व्हेल। निकट जंतुओं में विलुप्त होने के कारण जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी या प्रदूषण होते हैं। राष्ट्रीय जल जीव जो है गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल जीव के रूप में मान्यता दी गई है। यह पराश्रय ध्वनि का उत्सर्जन करके शिकार करती है, जो मछली तथा अन्य शिकार के टकराव वापस लौटती है तथा ये अपने दिमाग में एक छवि देखने में सक्षम बनाती है। इसे सुसु भी कहा जाता है। डॉल्फिन को सुसु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांवर। कांवर पक्षी बिहार स्थित है। यह स्थित है बेगूसराय में। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचमढ़ी बायो रिजर्व है? यह मध्य प्रदेश में है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में देश में वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान के लिए किया गया था। शिकार, तस्करी और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए किया गया था। नंदा देवी जैव मंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में स्थित है। इसे 1998 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था नंदा देवी को। विश्व बायोस्फीयर रिजर्व सूची में 2004 में शामिल किया गया था। भारत में कटीले सींग वाले जंगली आइबेक्स पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। राजस्थान में बिश्नोई एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करती है। बिश्नोई जो है राजस्थान में बिश्नोई एक प्राकृतिक प्रेमी समुदाय है जो वन एवं वन्य जीव का संरक्षण करती है। बिश्नोई भारत का एक हिंदू समुदाय है। इसके अनुयायी राजस्थान आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं। बिश्नोई समुदाय का संस्थापक गुरु जम्बेश्वर जी पावर को माना जाता है। उन्होंने 1485 में बिश्नोई पंथ की स्थापना किया था। 1485 में। चिपको आंदोलन के संदर्भ में गलत बताना है। चिपको आंदोलन संदर्भ में गलत विकल्प यह है कि पेड़ों को बचाने के लिए चलाया गया या हिंसक आंदोलन था। हिंसक नहीं था। चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था जो अवैध रूप से वनों की कटाई और वनों और पेड़ों को विनाश को रोकने के लिए शुरू किया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदर लाल बहुगुणा द्वारा किया गया था। कौन सा जीव पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाने वाले जीवों में शामिल? यह शामिल है चिंकारा जीव है। नेक्स्ट है वन संरक्षण। वनों के संरक्षण के हितधारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन वनों में हितधारक नहीं है? वन में जो हितधारक नहीं है वे हैं
वन संरक्षण वनिकी की शाखा वनों के संरक्षण हेतु निभाते हैं। भारत में वनों के संरक्षण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू किया गया है। वनों के संरक्षण के लिए हितधारक बहुत भूमिका निभाते हैं। हितधारक वन्यजीव और प्राकृतिक प्रेमी होते हैं। सरकार का वन विभाग वनों में और उसके आसपास निवास करने वाले को वन के उपज पर निर्भर लोग होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पे स्थित है? यह स्थित सुंदरबन आरक्षित वन है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन समुदाय सुंदरबन आरक्षित वन है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर स्थित है। यहाँ बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को 1987 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसमें मगरमच्छ, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन और ओलिवल लिटिल कछुए पाए जाते हैं। यह जो है क्या बोलते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन को 87 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसमें मगरमच्छ है, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, गंगा डॉल्फिन, ओलिवल लिटिल कछुए पाए गए। इनमें से चिपको आंदोलन के संबंध बताया गया। चिपको आंदोलन जो है ये वन से संबंधित था। चिपको आंदोलन का संबंध वन से 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिला अब उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नाम चिपको वृक्ष के आलिंगन के कारण पड़ा, क्योंकि आंदोलन के दौरान लोगों ग्रामीण द्वारा पेड़ों को गले लगाए गए वृक्ष को काटने से बचाने के लिए उसने चारों ओर मानवीय घेरा बना लिया था। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बताया गया है। सरदार सरोवर बांध नदी बनाने के खिलाफ में विरोध के रूप में हुई थी। बांधों के निर्माण के कुछ हानियों का उल्लेख नीचे दिया गया है। इनमें से कौन सा बांध निर्माण का एक लाभ था? यह लाभ था सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायता करना। नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के खिलाफ विरोध के रूप में हुआ था। बांध सिंचाई और विद्युत उत्पादन में सहायता होते हैं। यह कथन बांध के निर्माण के संबंध में सकारात्मक पहलू लाभ है। विकल्प में दिए गए शेष कथन बांध निर्माण से होने वाले हानि का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत गढ़वाल में हुई थी? चिपको आंदोलन भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड के गढ़वाल में 1973 में शुरू सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था। चिपको आंदोलन हक द ट्रीज मूवमेंट इसमें से किस गांव से शुरू किया गया था? यह शुरू हुआ था गढ़वाल में स्थित रीनी गांव से। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला में रीनी गांव से 1973 में प्रारंभ हुआ था। यह दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें आंदोलनकारी पेड़ से लिपटकर पेड़ की रक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट सहयोगी थे। 1970 के दशक में चिपको आंदोलन को शुरू करने वाली महिला निम्न में से किसकी रक्षा करना चाहती थी? वह रक्षा जो था एक अक्षय संसाधन का रक्षा करना चाहते थे। नेक्स्ट है, किसने राजस्थान में जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 अन्य लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था? वह थी अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने जोधपुर के निकट स्थित खेजड़ली गांव से खेजड़ी के पेड़ों की सुरक्षा के लिए 363 लोगों के साथ अपने जीवन का बलिदान दिया था। उन्हीं के नाम पर राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग ने जंगली जानवरों के संरक्षण में योगदान के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार शुरू किया है। नेक्स्ट है, राजस्थान का बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। राजस्थान के निवास करने वाले बिश्नोई समुदाय वन और पशु संरक्षण में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। यह समुदाय राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। इस समाज के लोगों ने 1730 में राजस्थान के गांव में खेजड़ी नामक वृक्ष की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने वृक्षों को बचाया था। नेक्स्ट है, डिक्लोफेनाक दवा के कारण भारत में गिद्धों के अधिकांश आबादी विलुप्त होने के कगार पे है। डिक्लोफिन नामक दवा के कारण गिद्धों में अधिकांश आबादी विलुप्त के कगार पर पहुंच गई। डिक्लोफेनिक दवा का प्रयोग चिकित्सा द्वारा पशुओं के बुखार, सूजन की समस्या के निपटने हेतु किया जाता है। पशुओं की मृत्यु के बाद गिद्धों द्वारा उनकी मृत्यु हो गई, जिसे वर्ष 2008 में प्रतिबंध कर दिया गया था। इस दवा को 2008 में प्रतिबंध किया गया। राजस्थान में 18वीं शताब्दी 1700 में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था? यह योगदान था उन्होंने अपने क्षेत्र में उगने वाले पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया था। नेक्स्ट अगला है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत में मवेशी में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में नामक स्वदेशी हर्बल दवा का विकसित किया गया। यह दवा का नाम था, यह दवा है वर्मीवेट है। नेक्स्ट है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन भारत में मवेशी में होने वाले कृमियों के इलाज के लिए रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में वर्मीमेट नामक एक स्वदेशी हर्बल दवा का उपयोग किया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यह किया गया था
1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर पशु बाघ को संरक्षित करने के लिए 1973 में शुरू किया गया था। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट के तहत संरक्षित टाइगर रिजर्व की संख्या 53 और 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शुरुआत किया गया था। भारत में एशियाई चीता के किस वर्ष विलुप्त होने की घोषणा की गई थी? यह किया गया था 1952 में। 1952 में एशियाई चीता को विलुप्त होने की घोषणा किया गया था। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया गया था? यह मनाया गया था 29 जुलाई को। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया गया। भारत में राष्ट्रीय बाघ पशु है। वर्तमान में भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526, कर्नाटक में 524, उत्तराखंड में 442 है। जंगलों के संरक्षण के लिए नोएडा पेड़ रोपण के लोगों को जागरूकता नए पेड़ों को रोपण के लिए लोगों को जागरूकता प्रदान करने के लिए 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। यह किया गया था के एम मुंशी के द्वारा शुरू किया गया था। 1 से 7 जुलाई को महोत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। आयुष्मान वर्गीकरण संकट प्राणियों की श्रेणी में नहीं है। इसमें नुकसान पहुंचाने वाले जीव को शामिल नहीं किया जाता है। नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। ये रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है जो विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती है। नेक्स्ट है भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजाति श्रेणी में सही दिया गया? यह है ग्रेट हॉर्नबिल और सुरक्षित इसमें भारत में ग्रेट हॉर्नबिल केरल का राष्ट्रीय पक्षी है। यह केरल के अलावा अरुणाचल प्रदेश व पश्चिम घाट में पाई जाती है। भारत में इसे 9 प्रजातियों हैं जिसके ग्रेट हॉर्नबिल व्यापक रूप से पाया जाता है। जंगलों में अधिक कटाई के कारण इसके निवास स्थल को खतरा उत्पन्न हो गया जिससे यह असुरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आ गई है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है भारतीय बाघों के घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन से साल में शुरू किया गया था? किया गया था 1973 में। 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। यह है फास्ट ट्रैक कोर्ट है। 18 इसकी स्थापना नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को किया गया था। इसकी शाखा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में भी है। स्थापित करने का प्रस्ताव वर्तमान में एनटीजीटी के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल को बनाया गया। केंद्र सरकार के नर्सरी स्कूल योजना किससे संबंधित है? यह है युवा मन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। 10 नर्सरी स्कूल योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। यह 10 अगस्त 2015 को शुरू किया गया। इस योजना के तहत स्कूली छात्र छात्राओं को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। युवा मन को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के विद्यार्थियों को पेड़ लगाने के लिए उत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के काली गर्दन वाले सारस को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए 2 परियोजना मंजूरी की गई है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित कानून का नियम निम्नलिखित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में जल प्रदूषण रोकथाम निवारण उपकरण 1977 जल प्रदूषण 1977 में, वन्यजीव 72 में, वन संरक्षण 1980 में, वन संरक्षण 80 में, जल बल 77 में, वन्यजीव 72 में, सार्वजनिक देयता बीमा 1991 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, जैव विविधता 2002 में किया गया था। 15 कानून संशोधित अधिनियम 1997 में पर्यावरण कानून में संबंधित नहीं था। चिपको आंदोलन की तरह किस लक्ष्य का उत्तर कन्नौज जिले में वनों की रक्षा की गई थी? यह था अपिको आंदोलन था। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन बीएसआई बैटिकल सर्वे लुप्तप्राय पौधे को सूची में किस नाम से प्रकाशित किया गया? यह रेड डाटा बुक के रूप में प्रकाशित किया गया है। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची में भी शामिल किया गया यह स्थित है। यह रेड डाटा बुक जो है दस्तावेज सभी संकटग्रस्त पशुओं प्रजाति का पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखता है। यह आईयूसीएन की स्थापना 1964 में प्रकाशित किया गया था। पहले पौधे, जंतु और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकटपन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया गया। गुलाबी पृष्ठ पर दर्शाया गया जैसे कि कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है उसे हरे पृष्ठ पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। गुलाबी पृष्ठ पर रखा गया है। क्रांतिक संकटपन्न जीवों को गुलाबी पृष्ठ पर रखा गया है। जैसे वो ज्यादा संख्या हो जाएगी तो उसको हरे पृष्ठ पर रख दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्तनधारी जीवों मानव जाति मौसम परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। यह बेब्रेल के मेलिसस इसे औपचारिक रूप से 2015 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन और नेचर रिमोर्स में फरवरी 2019 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया। इसके विलुप्त होने का कारण था मानव जनित जलवायु परिवर्तन। पक्षियों को इसमें से कौन से प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय हो गई है? यह है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लुप्तप्राय है।
वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय प्राय जानवरों और पौधों को रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे रेड डाटा बुक कहते हैं। आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा बुक बनाया गया था। इसकी स्थापना सन 1948 में किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में रेड डाटा बुक आईयूसीएन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड ग्लैंड स्विट्जरलैंड 1948 में स्थापना किया गया था। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो डब्ल्यूसीबी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन जल मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक बहु विषयक निकाय है। यह स्थित है ब्यूरो संगठन के अपराध निपटने के लिए दिल्ली में स्थित इसका मुख्यालय है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक बनाया गया था। बैंक का नाम था हैदराबाद में बनाया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। यह 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। पेटा इंडियन की शुरुआत किया गया था। यह 2000 ईस्वी में किया गया था। पेटा की शुरुआत किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? यह था हाथी को धरोहर पशु घोषित किया गया 2010 में। भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था हाथी को। भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1992 में हाथी परियोजना शुरू किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट है, अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऐसे व्यक्ति समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार स्थापना की गई, जिसे वन्यजीव संरक्षण, असाधारण साहस और समर्थन में प्राप्त किया गया? यह पुरस्कार का नाम है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, जिन्हें 1971 में खंजेड़ी नरसंहार में मृत्यु हो गया था। 1771 में हुआ था। यह पुरस्कार शुरू किया गया। नेक्स्ट है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के वन्यजीव का नुकसान पहुंचाने के अपराधों को पकड़ने तथा उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार प्रदान किया गया? यह किया गया वन संरक्षण अधिनियम 1972, वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा के लिए उनके प्राकृतिक आवास को किस दूसरे व्यवस्था क्षेत्र में ले जाने को कहा जाता है? उसे कहते हैं एक्स-सिटू संरक्षण कहते हैं। लुप्त प्राय को एक्स-सिटू संरक्षण के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, यूएन वर्ल्ड लाइफ डे जो होता है मनाते हैं 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा किया था। नेक्स्ट है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 15 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश के पास में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वन्यजीव अनुवांशिक संधान बैंक का उद्घाटन किया गया था। यह डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री थे यह। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? यह स्थित है कोलकाता में। भारतीय वनस्पति संरक्षण कोलकाता में स्थापित है। वनस्पति सर्वेक्षण 1890 में इसकी स्थापना किया गया था। वर्ष 1954 में सरकार ने इसका पुनर्गठन किया। इसका पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन कर दिया गया है इसे। अगला है, 2014 में बाघों की गणना के भारत में बाघों की आबादी कुल बताया गया था। यह 2226 बताया गया था। नेक्स्ट है, वर्तमान में 2967 बताया जा रहा है। 2019 के बाद में एक एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया गया है उसे कहते हैं पशु विहार कहते हैं। भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है देहरादून में। भारत वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में किया गया था वन्य जीव संस्थान का। नेक्स्ट, ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य था यह ग्रीन पर्यावरण अनुकूल राज्य मार्गों के विकास को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट, वन की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक में से कौन सा दिया गया? कृषि जो है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों का पुनः स्थापना करना? यह है रेटिफिकेशन के तहत किया। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय को कम करने के लिए एक उपाय वन रोपण है, क्योंकि इसमें जो होता है वन रोपण जो होता है पेड़ों को कार्बन सिंक बनाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचय से कम करने के लिए वन रोपण उपयोगी होता है, क्योंकि यह कार्बन सिंक का कार्य करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? यह वन्यजीव गलियारा से खतरा नहीं, जबकि उपलब्ध शिकारी मवेशी चराई प्राकृतिक वास ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं वह प्रजाति विलुप्त हो जाती है। क्या बोलते हैं, ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद नहीं पाई जाती है उसे विलुप्त प्रजाति कहते हैं। प्रजातियों में उसकी स्थिति के आधार पर 9 श्रेणी में रखा गया। विलुप्त, जिस जाति का कोई सदस्य जीवित न हो, विश्व के सभी आवासों में उसकी संख्या विलुप्त समाप्त हो चुकी हो। दूसरा, वन से विलुप्त। तीसरा, घोर संकट ग्रस्त या चौथा संकट ग्रस्त। 5वां सुभेद। 6 नंबर में निकट संकट। 7 नंबर में संकट मुक्त। 8 नंबर में आंकड़ों का अभाव वाली प्रजाति। 9 नंबर में अकालीन जीव प्रजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम एवं सबसे महंगा ऊन देता है? यह है
चीरू चीरू जो लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम तथा सबसे महंगा ऊन देता है। ये तिब्बत पठार के रहने वाले प्राणी है। हाल ही में वर्षों में वे शिकार के कारण लुप्तप्राय हो गया है। इसके बालों से बने ऊन गर्म एवं मुलायम होते थे। यह शॉल बुनने में प्रयोग किया जाता था। विश्व का सब स्तर पर अब इसके शिकार को अवैध घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट अगला चैप्टर पढ़ेंगे कोशिका संरचना एवं प्रकार्य।